आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये संघर्ष कैसे एक छिपे हुए युद्ध से मतलब प्रॉक्सी वॉर से सीधे टकराव में बदला, खासकर जून 2025 की घटनाओं के बाद। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सालों का वो परोक्ष युद्ध जिसमें प्रॉक्सी समूह शामिल थे। हाँ, हिजबुल्ला, हमास वगैरह। जी बिल्कुल। वो अब कैसे सीधे हमलों में तब्दील हो गया है। अप्रैल 2024 से जो सीधी कार्रवाई शुरू हुई वो जून 2025 में एक कहना चाहिए कि बड़े पैमाने पर टकराव का रूप ले चुकी है। तो शुरुआत अप्रैल 2024 से ही करते हैं। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास से जुड़ी एक इमारत पर कथित तौर पर इजरायली हमला हुआ। हाँ, और उसमें कई वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए थे। ये एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल। और इसकी ठीक बाद 13 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया इसे। जी, लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। 300? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। हालांकि देखिए, ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली और उसके सहयोगी देशों के एयर डिफेंस ने रोक लिया। हाँ, खबरें तो यही थी। जी, लेकिन फिर भी कुछ हमले हुए, लोग घायल भी हुए। पर सबसे अहम बात ये थी कि ईरान ने दशकों पुरानी अपनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य की जो नीति थी उसे छोड़ा। हाँ, छोड़कर पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर हमला किया। बिल्कुल। इसने संघर्ष के कह सकते हैं नियम ही बदल दिए। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। अक्टूबर 2024 में तनाव और बढ़ गया। 1 अक्टूबर को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया। जी, और इस बार करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की गईं। बैलिस्टिक मिसाइलें? क्यों? मतलब ये ड्रोन से ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं? क्या ये सिर्फ बदला था या कुछ और? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शायद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम को भेदने की एक कोशिश थी। अच्छा। और अप्रैल के ड्रोन हमले से ज्यादा गंभीर संदेश देने का एक तरीका भी। ये दिखाता है कि ईरान अपनी ताकत और इरादे दोनों का प्रदर्शन कर रहा था। इससे इजराइल में कुछ नुकसान हुआ और खबरों के मुताबिक नागरिक भी हताहत हुए। और फिर जवाब आया। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस शुरू किया। ईरान के करीब 20 ठिकानों पर हमला। हाँ, और इसने बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगह भी शामिल थीं, ऐसा कहा गया। इसमें कुछ मौतें भी हुई, शायद 5, और ईरान के एयर डिफेंस को भी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। तो आप देखिए, हर घटना के साथ हमलों का पैमाना और उनका सीधापन वो बढ़ता गया। पहले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, फिर बैलिस्टिक मिसाइलें और फिर इजराइल का इतना बड़ा जवाबी हमला। हाँ, ये पैटर्न साफ दिख रहा है। ये साफ तौर पर संघर्ष के एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक फेज की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर आया जून 2025, जब स्थिति शायद सबसे ज्यादा गंभीर हो गई। 13 जून, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी, इसमें ईरान के 100 से ज्यादा परमाणु, सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। मतलब ये बहुत बड़े स्केल पर था। तेहरान, इस्फहान, नतांज जैसे बड़े शहर प्रभावित हुए। हाँ, और आंकड़े भी बहुत चिंताजनक थे। कम से कम 224 मौतें और 1000 से ज्यादा लोग घायल। और रिपोर्ट्स में अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर भी हमलों का जिक्र है। ये तो बहुत हाँ, है। और यहीं पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर सवाल खड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों के आयोग जैसे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चिंता जताई है कि ये हमले जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकते हैं। जिनेवा कन्वेंशन, जो युद्ध के दौरान नागरिकों के सुरक्षा की बात करता है। बिल्कुल। और ऐसे हमले आक्रामकता के अपराध यानी क्राइम ऑफ एग्रेशन की श्रेणी में भी आ सकते हैं, खासकर जब साफ तौर पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया हो। ईरान ने भी जवाब दिया उसी शाम, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और ये भी सुनने में आया कि कुछ मिसाइलें आयरन डोम जैसे सिस्टम को भेदने में कामयाब रहीं। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स थी। जॉर्डन और इजराइल में कई जगह सायरन बजे, तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। इस पूरी उथल-पुथल का असर तो फिर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्ला और हमास, जो पहले इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा थे, वो फिलहाल ज्यादा संभल कर कदम रख रहे हैं, शायद सीधे इजरायली हमले से बचने के लिए। हो सकता है। लेकिन अगर ये गुट बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं या फिर अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियां दखल देती हैं, तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका खतरा बना हुआ है। और आर्थिक असर,
वो तो दिख ही रहा है। तेल बाजारों में हलचल है, वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। कई एयरलाइंस को मध्य पूर्व के ऊपर से अपनी उड़ानें बदलनी पड़ी हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ईरान इजराइल का जो दशकों पुराना छिपा हुआ संघर्ष था, हाँ, शैडो वॉर जिसे कहते हैं, वो अब खुले सैन्य टकराव में बदल चुका है। और जून 2025 की घटनाएं इसका कह सकते हैं चरम बिंदु हैं। इसका मानवीय पहलू बहुत भयानक है। सैकड़ों मौतें, हजारों घायल, और इसने गंभीर कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए। सही कहा। कूटनीति की कोशिशें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूर है कि तनाव कम हो, लेकिन दोनों तरफ से स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर जवाबी कार्रवाई का आंतरिक दबाव भी बहुत है। और जिस तरह से नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंच रहा है, मौतें बढ़ रही हैं, एक बड़े युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। अंत में एक बात सोचने वाली है, परमाणु ठिकानों पर ये जो सीधे हमले हुए हैं और नागरिकों को इतना भारी नुकसान हुआ है, इसका अंतर्राष्ट्रीय नियमों, खासकर परमाणु अप्रसार संधियों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। भले कूटनीति फिलहाल एक पूर्ण युद्ध को टालने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये घटनाएं भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है।